हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राकेश कुमार दीपक। आइए आज एक नए टॉपिक शुरू करते हैं जो भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता का परिचय आज शुरू करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि आज के टॉपिक क्या क्या हैं। तो आज के टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है विधि, दूसरा टॉपिक है विधि के प्रकार, तीसरा टॉपिक है अपराध, चौथा टॉपिक है अपराध के आवश्यक तत्व और पांचवा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता की सामान्य बातें। तो इन चीज़ों को आप आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दूं कि आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो अपने साथ एक जो विषय है उससे संबंधित बैरेक्ट ज़रूर रखें, और जो मैं बता रहा हूँ उसका स्लाइड के रूप में आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो है विधि। तो विधि क्या है? तो विधि को की अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है। अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो विधि मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका दंड देती है। तो विधि मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका दंड देती है। अगला है विधि के प्रकार। विधि के प्रकार को अगर देखें तो विधि को दो भागों में बांटा गया है अध्ययन के दृष्टि से। पहला है मौलिक विधि और दूसरा है प्रक्रिया विधि। तो आइए देखते हैं मौलिक विधि अथवा सारवान विधि अथवा मूलभूत विधि क्या है। मौलिक विधि वह विधि है जो पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित कर उन्हें परिभाषित करती है तथा अधिकार व कर्तव्य भंग होने पर उसका उपचार भी सुनिश्चित करती है। ऐसी विधि मौलिक विधि, सारवान विधि या मूलभूत विधि कहलाती है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। दूसरा विधि है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि वह विधि है जो मौलिक विधि को प्रवृत्त कराने के लिए कार्रवाइयों का निर्धारण करती है। मौलिक विधि को प्रवृत्त कराने के लिए जो कार्रवाइयों का निर्धारण करती है वह विधि प्रक्रिया विधि कहलाती है। तो प्रक्रिया विधि के आइए उदाहरण देख लेते हैं। पहला है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, चौथा है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1965 और पांचवा है परिसीमा अधिनियम 1963। ये सारी विधियां प्रक्रिया विधि है। तो आइए अब देखते हैं अपराध क्या है। मित्रों, अगर अपराध की बात की जाए तो अपराध की अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है। आइए कुछ विद्वानों की परिभाषा है जिसको हम आपको बताते हैं। पहला विद्वान जो यहाँ पर है वो कैनी है। कैनी ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा, अपराध एक दोषपूर्ण कार्य है जिसे विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। कैनी की परिभाषा को देखें तो कैनी महोदय ने कहा है, अपराध एक दोषपूर्ण कार्य है जिसे विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अगले जो विद्वान हैं जिनकी परिभाषा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो विद्वान है ब्लैक स्टोन महोदय। आइए देखते हैं कि ब्लैक स्टोन महोदय क्या कहते हैं। ब्लैक स्टोन महोदय कहते हैं, अपराध लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य है, अर्थात लोक विधि में जिन कार्य को करने के लिए मना किया गया है, यदि वह कार्य किया जाता है तो वह अपराध है। तो ये था ब्लैक स्टोन महोदय की परिभाषा। अगली जो परिभाषा है वो ऑस्टिन महोदय की है, और ऑस्टिन महोदय ने जो कहा है कि अपराध वह दोष है जिसकी पैरवी संप्रभु या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। ऑस्टिन महोदय की परिभाषा को एक बार फिर से देखें तो ऑस्टिन महोदय ने कहा है, अपराध वह दोष है जिसकी पैरवी संप्रभु या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जा
सकती है। तो ये थी परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई। आइए देखते हैं और भी कहीं अपराध की परिभाषा है क्या। तो सबसे पहले जो अपराध की परिभाषा है हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है और परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जिसको तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। तत्समय प्रवृत्त अर्थात उस समय जो विधि प्रचलित है उस विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है, या इसके अतिरिक्त पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आई कि अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जिसको तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, या पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो ये परिभाषा थी CRPC की सेक्शन 2N में। अगली जो परिभाषा दी गई है वो भारतीय दंड संहिता में धारा 40 में, धारा 41 में और धारा 42 में दी गई है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि धारा 40, 41 और 42 में क्या परिभाषा दी गई है। पहला धारा 40 कहती है कि ऐसा कार्य या लोप जिसे भारतीय दंड संहिता की किसी धारा में दंडनीय बनाया गया है वह अपराध है। तो IPC की धारा 40 कहती है कि ऐसा कार्य या लोप जिसे IPC के किसी धारा में दंडनीय बनाया गया है वह अपराध है। आइए देखते हैं कि IPC की धारा 41 क्या कहती है। IPC की धारा 41 कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य या लोप जिसे किसी विशेष विधि में दंडनीय घोषित किया गया है अपराध है। अर्थात किसी स्पेशल लॉ या विशेष विधि में जो दंडनीय घोषित किया गया है वह अपराध है। तो धारा 41 IPC की हमें विशेष विधि के बारे में बताती है, और धारा 43 जो है वो कहती है कि ऐसा कार्य या लोप जिसे किसी स्थानीय विधि में अर्थात किसी लोकल लॉ में अपराध बताया गया है तो वो अपराध होगा। तो इस तरह से IPC की 3 धाराओं में बात कही गई है। धारा 40 कहती है कोई ऐसा कार्य या लोप जिसको IPC में दंडनीय बनाया गया है। धारा 41 स्पेशल लॉ अर्थात विशेष विधि की बात करती है, और धारा 42 लोकल लॉ अर्थात स्थानीय विधि की बात करती है। आइए आगे देखते हैं अपराध के लिए आवश्यक तत्व। तो अपराध के लिए मुख्य रूप से 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं। पहला है मानव, दूसरा है आपराधिक आशय या दुराशय, और तीसरा है आपराधिक कृत्य, और चौथा है क्षति। किसी भी अपराध को पूर्ण होने के लिए ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं। अब आइए जानते हैं एक एक करके भारतीय दंड संहिता से संबंधित कुछ सामान्य बातें। सन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन की बात किया गया, और सन 1834 में प्रथम विधि आयोग बनी जिसकी अध्यक्षता थॉमस विविंटन मैकॉले अर्थात लॉर्ड मैकाले को दी गई, और इसीलिए भारतीय दंड संहिता के पिता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो लॉर्ड मैकाले ने भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्ट तैयार करी थी, और भारतीय दंड संहिता 1860 जिसकी अधिनियम संख्या है 45। आइए देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका क्या है। उद्देशिका भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपलब्ध कराना समीचीन है। भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका कहती है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपलब्ध कराना समीचीन है। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय हैं जो कुल मिलाकर 511 धाराओं में विभाजित है, और भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियमित जो हुई थी वह 6 अक्टूबर 1860 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की इनको अनुमति मिली थी, और फिर यह
प्रवर्तन अर्थात लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 से। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम अपराध के आवश्यक तत्व या फिर हम भारतीय दंड संहिता के ऐतिहासिक विकास के बारे में आपसे बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखने आप